हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन का लेवल 2 का पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, इससे पहले इसका हम पार्ट 1 दे चुके हैं, जिसमें 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करा दिए। तो आज का वीडियो पार्ट 2 है। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके CBT एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बेहद ही हेल्पफुल रहेगी। और इसका लेवल 1 का हम 5 वीडियो दे चुके हैं। अगर आप उसे भी नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख लीजिएगा। पाँचों वीडियो का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर दिए हैं। आप लेवल 1 का 5 वीडियो यानी कि 1 से 100 तक क्वेश्चन को देख लीजिए। आज जो क्वेश्चन है लेवल 2 है, जिसका हम पार्ट 2 दे रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व कराएंगे। तो आइए शानदार तरीक़ा से सेशन को शुरुआत करते हैं। और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि CITS से रिलेटेड हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आइए देख ही लेते हैं। तो आइए शानदार तरीक़े से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और प्रीवियस वीडियो की भांति कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊँगा, उसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, लक्स तथा थिम्बल को उपयुक्त केबल अथवा तार को जोड़ने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है क्रिम्पिंग टूल का, दूसरा ऑप्शन है DIN ड्रिल का, तीसरा ऑप्शन है रेसवे का, और चौथा ऑप्शन है थर्मल ओवरलोड रिले का। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 21 का राइट ऑप्शन A के साथ चला जाएगा। क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग किया जाता है लक्स को दबाने तथा मजबूती से पकड़ने के लिए। लक्स क्या होता है? तो लक्स जो होती है तार के टर्मिनल पर लगाया जाता है, उससे तार को जोड़ा जाता है। इसके कई भाग होते हैं, जैसे डाई, हैंडल तथा सॉफ्ट। तो आप इसके बारे में भली भांति परिचित होंगे क्रिम्पिंग टूल का बाद में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हम 21 का A के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, पंप सेट में निम्नलिखित में से किसका एक संयोजन होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पंप सेट का संयोजन पूछा गया आपसे। तो आइए पहला ऑप्शन देख लेते हैं, सेक्शन पाइप और फुट वाल्व। दूसरा ऑप्शन है कंप्रेसर और टैंक। तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक मोटर और हाउस इम्पेलर, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 22 का राइट ऑप्शन C के साथ चला जाएगा। पंप सेट का जो संयोजन होता है इलेक्ट्रिक मोटर एवं हाउस इम्पेलर होता है। तो राइट ऑप्शन हम C के साथ चूज किए, 22 का राइट ऑप्शन C के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत है, यानी कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है हाइडल पावर स्टेशन, दूसरा ऑप्शन है थर्मल पावर जनरेशन, तीसरा ऑप्शन है न्यूक्लियर पावर जनरेशन, और चौथा ऑप्शन है सोलर एनर्जी। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 23 का राइट ऑप्शन D के साथ चला जाएगा। नॉन कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी के तहत सोलर एनर्जी आता है। इसके अलावा बायो एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वाइंड एनर्जी आते हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 23 का राइट ऑप्शन D के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, उन बिंदु पर आर्मेचर कॉइल का क्या प्रभाव होगा जहाँ ब्रश स्थित होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है धनात्मक EMF इंड्यूस करता है, दूसरा ऑप्शन है ऋणात्मक EMF इंड्यूस करता है, तीसरा ऑप्शन है शून्य EMF इंड्यूस करता है, और चौथा ऑप्शन है रोटर की गति पर निर्भर करता है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 24 का राइट ऑप्शन C के साथ चला जाएगा, शून्य EMF इंड्यूस करता है। तो राइट ऑप्शन हम C के साथ चूज किए, 24 का राइट ऑप्शन C के साथ चला गया। हम जानते हैं कि ब्रश चुंबकीय क्षेत्र में वो न्यूट्रल होता है, और वहाँ पर आर्मेचर कॉइल के कारण जो प्रेरित EMF होगा शून्य के बराबर होगा।
इसलिए हम 24 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक ओवरहेड लाइन का प्रयोग हम विद्युत शक्ति के डॉट डॉट के लिए करते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है संचारित करने के लिए उपयोग करते हैं ओवरहेड लाइन का उपयोग, या वितरित करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है संचारित तथा वितरित दोनों के लिए उपयोग करते हैं। और चौथा ऑप्शन है रिफाइनरी के लिए यानी कि परिशोधन के लिए उपयोग करते हैं। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 25 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ओवरहेड लाइन का प्रयोग हम विद्युत शक्ति के संचारित अथवा वितरित करने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उपयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया 25 का। इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है एलवी वितरण के लिए किस प्रकार के इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है, यानी कि लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन में किस प्रकार के इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है साइकिल इंसुलेटर, दूसरा ऑप्शन है सस्पेंशन इंसुलेटर, तीसरा ऑप्शन है डिस्क इंसुलेटर और चौथा ऑप्शन है पिन इंसुलेटर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 26 का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर हम डी के साथ चूज करेंगे। लो वोल्टेज वितरण के लिए हम पिन इंसुलेटर का उपयोग करते हैं, जबकि साइकिल इंसुलेटर का प्रयोग हम 11 kVA से कम वोल्टेज के लिए करते हैं। इसका उपयोग हम हॉरिजेंटली या वर्टिकली दोनों पोजीशन में कर सकते हैं। इसके अलावा जो सस्पेंशन इंसुलेटर और डिस्क इंसुलेटर होता है इसका उपयोग हम ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। प्रत्येक डिस्क का जो मान होता है 11 kVA के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो एक डिस्क इंसुलेटर का मान अगर आपसे पूछा जाएगा तो 11 kVA होता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। बेहद ये सारे महत्वपूर्ण इंसुलेटर हैं। यहाँ पर 26 का राइट ऑप्शन हम डी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है समान केबल जो वितरक और उपभोक्ता लोड टर्मिनल से जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं। यह क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट होता है कंपटीशन एग्जाम। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन है सर्विस लाइन अथवा सर्विस मेंस लाइन, दूसरा ऑप्शन है आधा तार, तीसरा ऑप्शन है हॉट लाइन और चौथा ऑप्शन है गार्ड वायर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 27 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। उसे हम सर्विस लाइन या सर्विस मेन कहते हैं, जो घर के बाहरी लाइन से आपकी घर के सप्लाई तक जोड़ने वाली तार होती है, जो लोड के अनुसार डिज़ाइन की जाती है, उसे हम सर्विस लाइन कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा 27 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है हॉट प्लेट का प्रयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है टोस्टिंग के लिए, दूसरा ऑप्शन है कमरे को गर्म करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है कुकिंग के लिए यानी खाना बनाने के लिए और चौथा ऑप्शन है मेटल सरफेस प्लेटिंग के लिए। तो यह 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो हॉट प्लेट का उपयोग हम कुकिंग के लिए या हीटिंग फूड के लिए करते हैं। जहां खाना को हमें गर्म करना हो या खाना बनाना हो तो हॉट प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। हॉट प्लेट जो होता है एक हीटिंग एलिमेंट होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 28 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। कमरे को गर्म करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे रूम हीटर कहते हैं। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 28 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 29, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है हमसे कि यदि 100 ओम, 200 ओम और 300 ओम 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इसमें आरोपित वोल्टेज भी है तो क्या होगा। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों ऑप्शन को आप अच्छी तरीक़ा से पढ़ लीजिएगा और जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 29 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। हम बड़ा ऑप्शन है इसलिए इसको हम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर प्रतिरोध का समानांतर क्रम संयोजन होता है वहाँ पर वोल्टेज का मान समान तथा धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन सी में वही दिया हुआ है कि प्रतिरोध से होकर के
जो वोल्टेज का मान होगा समान होगा, जबकि उनमें प्रवाही धारा का मान भिन्न भिन्न होगी। अगर श्रेणी क्रम संयोजन रहता तो परिपथ में धारा का मान समान होता, जस्ट इसका विपरीत हो जाता। तो 29 का राइट ऑप्शन हम सी के साथ चूज किए, बाकी ऑप्शन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन जो है हीट स्टोन ब्रिज से संबंधित है और यह संतुलित अवस्था में है जब P का मान जो है 500 ओम, Q का मान 250 ओम तथा S का मान जो है 12 ओम दिया हुआ है। तो RX का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि हीट स्टोन ब्रिज जब संतुलित अवस्था में होती है तो P/Q बराबर R/S। इस स्थिति से हम डायरेक्ट RX का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो RX बराबर जो फार्मूला हो जाएगा मेरा Q/P इंटू S। तो यहाँ पर डायरेक्ट Q का मान रख दीजिए, तो Q का मान 250 है तो यहाँ पर 250 रख दिए, बटा P का मान कितना है 500 है तो 500 रख दिए, इंटू S का मान, तो S का मान कितना है 12 है तो यहाँ पर 12 रख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर P का वैल्यू 500 दिया हुआ है तो इसको काटिएगा तो 2.5 दूना के 500 और 2 छक्का 12, यानी कि इसका राइट ऑप्शन जो है 6 ओम हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। किसका वैल्यू ज्ञात किया RX का, RX का वैल्यू यहाँ पर 6 ओम आ जाएगा, Q का वैल्यू गुने S का वैल्यू बटा P का वैल्यू दे करके कैलकुलेशन कर लीजिएगा, राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 31, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है इलेक्ट्रीशियन में सोल्डर में प्रयुक्त टीन और लेड की संरचना की प्रतिशत क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है टीन 60% और लेड 40%, दूसरा ऑप्शन है टीन 50 लेड 50, तीसरा ऑप्शन है टीन 40 और लेड 60, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है टीन 30 और लेड 60। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 31 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाए। इलेक्ट्रीशियन जो सोल्डर का प्रयुक्त करता है उसमें टीन और लेड की मात्रा जो होती है, टीन की मात्रा जो होती है 60% और लेड की मात्रा जो होती है 40% होती है। तो राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा और इसका गलनांक बिंदु 185 डिग्री सेल्सियस होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पूछा जाता तो इलेक्ट्रॉनिक्स में टीन की मात्रा जो होती है 63% होती है और लेड की मात्रा जो होती है 37% होती है। यहाँ पर टीन की मात्रा जो है 63% है और लेड की मात्रा है 37% है। तो यहाँ पर जो लेड का मान कम हुआ है इसलिए इसका टेम्परेचर भी 183 डिग्री होता है, तो कम हो जाता है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण डाटा है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रीशियन के लिए राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है अर्थिंग प्लेट के लिए प्लेट का आकार कितना से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 600 गुने 600 mm, दूसरा ऑप्शन है 400 गुने 400 mm, तीसरा ऑप्शन है 300 गुने 300 mm और चौथा ऑप्शन है 200 गुने 200 mm। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 32 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाए, ठीक है। अर्थिंग प्लेट का जो आकार होता है वह 60 गुने 60 सेंटीमीटर, ठीक है, 60 सेंटीमीटर गुने 60 सेंटीमीटर। और प्लेट की जो मोटाई होगी अगर तांबा के लिए होगा तो यहाँ पर 3.15, ठीक है। अगर जीआई के लिए होगा तो 6.30 mm मोटाई होगी। तो ये हो गया कॉपर के लिए, ये हो गया जीआई के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 60 सेंटीमीटर ऑप्शन में नहीं है, यहाँ mm में दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर को जब mm में बदलेंगे तो 600 गुने 600 mm हो जाएगा और तांबा की मोटाई जो हो जाएगी प्लेट का तांबा के लिए 3.15 mm और जीआई के लिए 6.30 mm। तो महत्वपूर्ण डाटा है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 32 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 33, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है किस प्रकार के वायरिंग का उपयोग हम विस्फोट प्रूफ प्रतिष्ठानों में
करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है बैटन वायरिंग का, दूसरा ऑप्शन है क्लीट वायरिंग का, तीसरा ऑप्शन है पीवीसी केसिंग कैपिंग का और चौथा ऑप्शन है मेटल कंडक्ट वायरिंग का। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 33 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। यहाँ पर एक्सप्लोजिव प्रूफ इंस्टॉलेशन में जो वायरिंग की जाती है वो मेटल कंडक्ट वायरिंग की जाती है। तो राइट ऑप्शन हम 33 का डी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है विद्युत युक्ति में इलेक्ट्रोमैग्नेट से सरलता से उत्पन्न फ्लक्स परिवर्तन करने का सबसे आसान तरीका क्या है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कुंडली के चक्रों की संख्या को हम बढ़ा या घटा करके आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है अनेक संख्या में टैपिंग की एक्साइटिंग कुंडली का प्रयोग करके कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है एक्साइटिंग कुंडली में धारा परिवर्तन करके कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है एक्साइटिंग कुंडली की कोर की स्थिति बदल करके इसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 34 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिवाइस में इलेक्ट्रोमैग्नेट को सरलता से जो हम उसमें उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित कर सकते हैं वो एक्साइटिंग कुंडली में धारा का परिवर्तन करके। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर 34 का सी के साथ चूज किया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है कौन सा नियम बतलाता है कि प्रेरित ईएमएफ का परिणामी फ्लक्स लीकेज में परिवर्तन दर के समानुपाती होता है। तो पहला ऑप्शन है लेंज का नियम, दूसरा ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का प्रथम नियम, दूसरा के बाद तीसरा ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का द्वितीय नियम और चौथा ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 35 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे का जो द्वितीय नियम है उसके अनुसार किसी प्रेरित ईएमएफ का परिणामी फ्लक्स लीकेज में परिवर्तन दर के समानुपाती होता है। तो राइट ऑप्शन हम सी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 36 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है डीसी जनरेटर में आर्मेचर में उत्पादित ईएमएफ का मान अधिकतम कब होता है। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दर न्यूनतम होता है, जब चुंबकीय फ्लक्स पुंज में परिवर्तन दर अधिकतम होता है, और तीसरा ऑप्शन है चालक से गुजरने वाला फ्लक्स जब अधिकतम होता है, और चौथा ऑप्शन है चालक से गुजरने वाला जब फ्लक्स न्यूनतम होता है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 36 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। किसी डीसी जनरेटर में आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ का मान जब अधिकतम कब होता है, जब चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन दर अधिक होता है। तो राइट ऑप्शन हम बी के साथ चूज करेंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है एक डीसी जनरेटर में लैंप वाइंडिंग की जाती है, यानी कि लैंप वाइंडिंग हम किस लिए करते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है निम्न वोल्टता निम्न धारा प्राप्त करने के लिए करते हैं, दूसरा ऑप्शन है उच्च वोल्टता उच्च धारा प्राप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं, तीसरा ऑप्शन है निम्न वोल्टता तथा उच्च धारा प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं, और चौथा ऑप्शन है उच्च वोल्टता तथा निम्न धारा प्राप्त करने के लिए लैंप वाइंडिंग करते हैं। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 37 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। निम्न वोल्टता के साथ उच्च धारा प्रदान करने के लिए हम लैंप वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, अगर आपसे वेव वाइंडिंग पूछा जाता तो यहाँ पर कम धारा तथा उच्च वोल्टेज प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसमें? वेव में कम धारा उच्च वोल्टेज और लैंप में निम्न वोल्टेज उच्च धारा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन सी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है कि एक डीसी मोटर का कार्य सिद्धांत क्या होता है। तो इसके भी ऑप्शन बड़ा है, हम सारे ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे। इस 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 38 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो नियम नहीं दिया गया है, जैसे कि जो डीसी मोटर होती है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, या इसको हम कह सकते हैं कि चुंबकीय खिंचाव
बल पर कार्य करती है। तो उस तरह का ऑप्शन में नहीं है, लेकिन उसी से रिलेटेड है जो कि डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक डीसी मोटर का जो सिद्धांत होती है वह जो होती है दो धारावाही चालक के बीच स्थापित चुंबकीय क्षेत्र, उनके बीच में एक बल पैदा होती है, उस बल को हम चुंबकीय खिंचाव बल कहते हैं, जो कि फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम डी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिए। बाकी ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, बहुत बड़ा बड़ा है, इसलिए हम सारे ऑप्शन को नहीं पढ़े। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है, एक 4 बिंदु स्टार्टर में सुरक्षात्मक प्रतिरोध डॉट डॉट के साथ श्रृंखला में जुड़ा होता है। तो इससे पहले हम जो क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं उसमें पूछा गया था कि 3 बिंदु स्टार्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है। इस बार जो क्वेश्चन में पूछा गया है 4 बिंदु का, तो 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर, ये तीनों के बारे में आप अच्छी तरीक़ा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है ओवरलोड कॉइल के साथ श्रृंखला में जुड़ा होता है, दूसरा ऑप्शन है नो वोल्ट कॉइल के साथ श्रृंखला में जुड़ा होता है, तीसरा ऑप्शन है आर्मेचर के साथ और चौथा ऑप्शन है शंट फील्ड के साथ। तो हम जानते हैं कि 4 बिंदु स्टार्टर में जो होती है सुरक्षात्मक प्रतिरोध जो एनवीसी के साथ श्रृंखला में जुड़ी होती है। तो एनवीसी जो है नो वोल्ट कॉइल, राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। और बात हुई 4 बिंदु वाला स्टार्टर का उपयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ पर कंपाउंड मोटर का उपयोग किया जाता है। तो 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग हम विशेष रूप से कंपाउंड मोटर में करते हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 39 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और यह क्वेश्चन जो है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा आपको बताना होगा। अगर आपका राइट आंसर आता है तो हम आपके कमेंट को पिन कर देंगे। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा आपको बताना होगा। हम क्वेश्चन पढ़ करके अच्छी तरीक़ा से आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है, किसी ट्रांसफार्मर में प्रति वोल्ट चक्र की संख्या जो है 6 है, उसमें प्राथमिक और सेकेंडरी वोल्टेज का जो मान है क्रमशः दिया हुआ है, यानी कि 240 वोल्ट और 32 वोल्ट। तो उसमें प्राइमरी टर्न एवं सेकेंडरी टर्न की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हिंदी में कुछ कट गए हैं क्वेश्चन, तो आप अच्छी तरीक़ा से समझ लीजिएगा, हम आपको हिंदी में ही समझा दिए। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये छोटा सा वीडियो था, वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा। और कल आपका CBT एंट्रेंस एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देने के बाद आप ज़रूर आ करके कमेंट करके बताइएगा कि ये जो हम सीरीज से क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कराए, इससे क्वेश्चन पूछे गए थे या नहीं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।